एक ऐसी लड़ाई की कहानी जिसमें हथियार नहीं, हौसले बुलंद थे। एक ऐसा युद्ध जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ लड़ा गया, वो भी बिना एक भी गोली चलाए। जी हां, ये कहानी है भारत के असहयोग आंदोलन की। आज हम मिलकर समझेंगे कि कैसे लाखों भारतीयों ने अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। तो ये असहयोग था क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई धरना या प्रदर्शन नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी, एक ऐसा जन युद्ध जिसे बिना हथियारों के लड़ना था। आइडिया बहुत सीधा और जबरदस्त था कि अगर हम भारतीय ही ब्रिटिश राज को चलाने में मदद करना बंद कर दें तो ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? ऐसी क्या बात हो गई थी कि लाखों लोग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकराने को तैयार हो गए, वो भी खाली हाथ? चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारे आज के सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। हम बंगाल के विभाजन से पहली चिंगारी को देखेंगे, फिर समझेंगे कि फूट डालो राज करो की नीति ने कैसे काम किया, जलियांवाला बाग के उस दर्दनाक मोड़ से गुजरेंगे और देखेंगे कि कैसे गांधी जी के आने से सब कुछ एक साथ जुड़ गया और एक महान आंदोलन खड़ा हुआ। इस पूरी कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं 20वीं सदी की शुरुआत में, और वहां हमारे सामने एक नाम आता है, लॉर्ड कर्जन। उनकी नीतियां कुछ ऐसी थीं कि उन्होंने अनजाने में ही पूरे देश में असंतोष के वो बीज बो दिए जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाले थे। देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1904 में आया ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसने प्रेस की आज़ादी पर ताला लगा दिया। फिर अगले ही साल 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, इसके पीछे एक गहरी साजिश थी, बंगाली राष्ट्रवाद की कमर तोड़ना और हिंदू मुसलमानों के बीच एक दीवार खड़ी करना। और फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, जिसने इस विभाजन का समर्थन किया, जिससे ये दरार और भी गहरी हो गई। लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो एक जवाब भी आता है। बंगाल के विभाजन के जवाब में भारत को दो नए और शक्तिशाली हथियार मिले, स्वदेशी और बहिष्कार। लोगों ने विदेशी सामानों की होली जलानी शुरू कर दी और कसम खाई कि अब सिर्फ देश में बनी चीजें ही इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ आर्थिक लड़ाई नहीं थी, ये अपने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की लड़ाई थी। अब अंग्रेजों का ये बांटो और राज करो वाला दांव थोड़ा उल्टा पड़ रहा था। हाँ, वो लोगों को बांटने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इसका एक असर ये भी हुआ कि खुद आज़ादी के आंदोलन के अंदर भी विचारों में दरारें पड़ने लगीं। ये हुआ 1907 में सूरत में, जब कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ थे नरम दल के लोग जैसे गोखले, जो मानते थे कि अर्जियों और संवैधानिक सुधारों से आज़ादी मिलेगी, और दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जैसे तिलक, जिनका साफ मानना था कि स्वराज मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगा। इस फूट ने कुछ समय के लिए आंदोलन को कमजोर जरूर किया, और इस फूट का फायदा उठाने में अंग्रेजों ने जरा भी देर नहीं की। 1909 में वो मॉर्ले मिंटो सुधार लेकर आए। नाम तो सुधार था, पर असल काम था फूट को और गहरा करना। और इसका सबसे जहरीला हिस्सा था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसने भारत की राजनीति में ऐसा जहर घोला जिसके नतीजे बहुत भयानक हुए। तो इन सब राजनीतिक चालों का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हुए, या फिर उन्होंने अनजाने में एक ऐसे ज्वालामुखी को भड़का दिया था जो बस फटने की कगार पर था? और फिर आता है साल 1919। इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देते हैं। ये वही साल था जब अंग्रेजों के जुल्म ने सारी हदें पार कर दी और भारतीयों का ब्रिटिश न्याय से जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी चकनाचूर हो गया। इसकी शुरुआत हुई रॉलेट एक्ट से, जिसे लोगों ने नाम दिया काला कानून। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा कानून जो पुलिस को सिर्फ शक होने पर किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने और बिना किसी अपील दलील के जेल में डालने की ताकत देता था। ये हर भारतीय की इज्जत पर सीधा हमला था। इसी उबलते हुए गुस्से के बीच तारीख थी 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा थे। कुछ इस काले कानून का शांति से विरोध करने आए थे, तो कई परिवार बस त्योहार का मेला देखने। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही देर में वो जगह एक शमशान बनने वाली है। और फिर वो हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जनरल डायर ने बाग से बाहर निकलने का वो इकलौता तंग रास्ता बंद करवा दिया। कोई चेतावनी नहीं दी
और अपनी टुकड़ी को निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। एक के बाद एक कुल 1650 राउंड फायर किए गए। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक कि वो खत्म नहीं हो गईं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 397 लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा जख्मी हुए। पर यह सिर्फ नंबर नहीं है, ये जिंदगियां थीं। ये वो परिवार थे जो उजड़ गए, ये वो सपने थे जो हमेशा के लिए दफन हो गए। ये एक ऐसा घाव था जिसने पूरे देश की रूह को झंझोड़ कर रख दिया। ये जुल्म इतना बड़ा था कि इसकी गूंज लंदन तक पहुंची। खुद विंस्टन चर्चिल को ब्रिटिश संसद में खड़े होकर इसे एक राक्षसी घटना और अंग्रेजी इतिहास पर लगा सबसे बड़ा धब्बा कहना पड़ा। जब आपके अपने ही आपकी निंदा करने लगे तो समझ जाइए कि जुल्म अपनी सारी हदें पार कर चुका है। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। जलियांवाला बाग के दर्द और पंजाब के जख्मों ने एक ऐसे आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। और इस नई सुबह का चेहरा बनकर उभरे मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी की दूरदर्शिता देखिए। उन्होंने दो अलग अलग लेकिन बड़े मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। एक तरफ था पंजाब का जख्म जो हर भारतीय का दर्द था। दूसरी तरफ था खिलाफत का मुद्दा जिससे भारत के मुसलमान भावनात्मक रूप से जुड़े थे। गांधी जी ने स्वराज की मांग को इन दोनों मुद्दों से जोड़कर हिंदू मुस्लिम एकता की एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी जिसे तोड़ना अंग्रेजों के लिए नामुमकिन था। और उनका प्लान भी बिल्कुल साफ था, एक एक करके ब्रिटिश राज की नींव को खोखला करना। पहला कदम, अपनी पदवियां और सम्मान लौटा दो। दूसरा कदम, सरकारी नौकरियां छोड़ो। तीसरा कदम, पुलिस और सेना से इस्तीफा दो। और आखिरी और सबसे बड़ी चोट, टैक्स देना ही बंद कर दो। ये सरकार को बिना कोई हिंसा किए पूरी तरह से ठप कर देने का प्लान था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 1 अगस्त 1920। इस तारीख को असहयोग आंदोलन का औपचारिक बिगुल बज गया। ये एक नए युग की, एक अहिंसक युद्ध की शुरुआत थी। इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन ने इस आंदोलन पर अपनी आखिरी मोहर लगा दी। ये सिर्फ एक प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, बल्कि ये कांग्रेस का एक नया जन्म था। अब वो सिर्फ अर्जियां देने वाले एक संस्था नहीं, बल्कि संघर्ष के लिए तैयार एक ताकतवर संगठन बन चुकी थी। हम अक्सर अहिंसा को कमजोरी की निशानी मान लेते हैं, है ना? पर क्या ये सच है? मैं आपको महात्मा गांधी के ही शब्दों के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, पूर्ण सविनय अवज्ञा शांतिपूर्ण विद्रोह की एक अवस्था है। ये निश्चित रूप से एक सशस्त्र विद्रोह से अधिक खतरनाक है। ये सोचने वाली बात है कि असली ताकत किसमें है, हथियार उठाने में या बिना हथियार के भी जुल्म के सामने सीना तान कर खड़े रहने में।